हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न। दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हमने ये सिद्ध किया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास विधि का प्रयोग, ठीक है, इस विधि का प्रयोग करेंगे हम। विरोधाभास विधि मतलब √5 यहाँ पर दिया हुआ अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने अपरिमेय संख्या ना मान के इसको हमने परिमेय संख्या मानना है, ठीक है। हम ये मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। और फिर हम प्रश्न में ऐसा करेंगे कि हम ये सिद्ध कर देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं माना। विरोधाभास का मतलब ही है कि उसका उल्टा हमने मान के चलना है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको मान लेंगे कि √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमने यहाँ सहभाज्य लिखा। सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, कॉमन गुणनखंड 1 होता है। मतलब सीधे से हम कह सकते हैं कि HCF जिनका 1 आता है वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे P/Q को तो हम पूर्णांक लिखते थे जब परिमेय संख्या की परिभाषा बोलते थे, लेकिन P और Q अगर पूर्णांक हैं तो अगर हम उसको मान लो, कोई एक छोटा सा उदाहरण है 4/6, इनके तो अगर हम गुणनखंड करें तो इनके तो कॉमन आ रहे हैं 2 गुणनखंड, तो ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम इनको काट दें, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, तो 2 और 3 ऐसी संख्या हैं जिनके जो HCF है या जिनका कॉमन गुणनखंड है उसमें कौन सी संख्या आती है, 1, केवल 1 है। इनका उभयनिष्ठ गुणन कितना है, 1। तो ऐसी संख्याएं जो हैं 2 और 3, ये एक ऐसी संख्या है सहअभाज्य संख्या है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। तो इसका पहला स्टेप है कि अब हमने क्या करना है, इनका दोनों ओर वर्क करना है। दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क किया हमने, तो ये हो गया √5 का स्क्वायर बराबर है P/Q का स्क्वायर। इसको कट गया, 5 बराबर है P²/Q²। अब यहाँ से हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5Q² बराबर है P² Q² बराबर है P²/5। यह हम पहला समीकरण कर देंगे। अब Q² बराबर है P²/5। इसका मतलब है कि P² 5 से विभाजित है। P² P कोई नंबर हो सकता है, अगर उसका हम वर्क करें तो वो 5 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब है कि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। और ये परमेय भी है, एक आपकी किताब में ये परमेय 1.3 है कि क्या है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई संख्या, कोई माना P कोई अभाज्य संख्या है, अगर उसको कोई संख्या विभाजित करती है तो P², ये एक परमेय है। परमेय क्या है कि अगर किसी संख्या को P² को 5 से विभाजित होता है तो P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये परमेय है। तो अगर P² 5 से विभाजित हो तो P भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर ये समझो कि उदाहरण के लिए 5 है, इसका हमने वर्ग किया, 5 का वर्ग 25 आया।
25 जो है 5 से विभाजित है, ठीक है, 5 से विभाजित होकर 5 आ रहा है। तो ऐसे ये 5 भी, 5 को अगर 5 से विभाजित करें तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब भाग करने पर अलग अलग आ रहा है। 5 से पी स्क्वायर को भाग किया तो 5 आ रहा है, एक उसके 5 को भाग किया तो 1 आ रहा है, यानी पी स्क्वायर को 5 करने पे यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर, कोई संख्या आ रही है क्यू स्क्वायर। तो अब हम मान के चल लेते हैं, माना कि अगर हम p को 5 से भाग करते हैं तो कोई संख्या r आ रही है, ठीक है। r क्या है, पूर्णांक है, r एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब ये p/5 है, इसको हम लिख सकते हैं p = 5r, क्योंकि यहाँ पर हमने ये दिखा दिया है, यहाँ पर तो हमने दिखा दिया है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब हमने इसी प्रकार ये दिखाना है कि क्यू भी 5 से विभाजित है। तो अब इसका मान p बराबर है 5r का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर हमने इसका मान समीकरण 1 में रख दिया, तो क्यू स्क्वायर = 5r का स्क्वायर बराबर है 5 आया, यानी ये आ गया क्यू स्क्वायर बराबर है 25r स्क्वायर बटे 5, यानी 25 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो क्यू स्क्वायर बराबर है 5r स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर बटे 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 आ गया। इससे पहले यहाँ पर हम इसको a लिख देते हैं। अब इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो प्रमेय के अनुसार भी है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं। अब तीसरा स्टेप, ये दो स्टेप हो गए, ठीक है। एक स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये समझ लो, तीसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप ये है कि अब आपने इसके बारे में केवल लिखना है। आपने लिखना है कि अतः हमने ये बता दिया कि जो p और q, जिसमें हमने ये मान के चले थे कि p और q से अभाज्य संख्या है, यानी उनके केवल एक ही गुणनखंड है, उनका कॉमन गुणनखंड कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पर आ गया कि p और q ऐसे संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाती हैं। तो अतः a और b से p और q में हमने ये दिखा दिया, p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 है ही है, तभी तो विभाजित हो रहा है 5 से। तो इसका मतलब है कि p और q से अभाज्य संख्या नहीं है। अगर सहभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब √5 क्या है। अगर सहभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं तो कुछ भी हो सकती है, ये परिमेय संख्याएं है ना। लेकिन इनमें तो 2 है, इनका कॉमन गुणनखंड आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर बता दिया है कि p और q सहभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है,
सहभाज्य नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं है। अतः हमारा कथन कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने अब ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड। तो इस टाइप के जितने ही प्रश्न जो अंडर रूट में आएंगे, चाहे √2 हो, √5 हो, √3 हो, √7 हो, इनका एक ही तरीका है, ठीक है। एक बार आपने p को दिखाना है, p² को दिखाना है कि वो जो भी होगा अंडर रूट के अंदर, अगर मान लो √2 सिद्ध करना है तो p²/2 दिखा दोगे। जहाँ जहाँ मैंने 5 लिखा है वहाँ वहाँ आपने 2 लिख देना है। √3 का होगा तो जहाँ जहाँ मैंने 5 लिखा है वहाँ वहाँ आपने 3 लिख देना है। तो आप इस तरह से सिद्ध कर दोगे कि √2, √3, √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरह से